हे गाइस, दिस इज़ सुबोध कुमार। वेलकम टू माय चैनल अ स्टडी गाइड। तो मैं अभी यहाँ पर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये है रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में मैं आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दूंगा। जो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आई बटन में देखो, लिंक आ गया होगा, वहाँ से जाकर देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। और मैं प्लेलिस्ट भी इसका क्रिएट कर दूंगा, जिससे आपको एकदम आराम से देख सकते हो। और हाँ, ये चैप्टर वन शॉट में कवर कर होने वाला है, और साथ ही साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ मैं इस वन शॉट का, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये चैप्टर को आप कंप्लीट कर सकते हो वन शॉट में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। अगर आपको अच्छा लगता है तभी करना, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। और हाँ, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो हमारी पहुँच पाए, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स से। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ रिन्यूएबिलिटी, सेकंड वन इज़ ओरिजिन, थर्ड वन इज़ ऑकुरेंस एंड फोर्थ वन इज़ डेवलपमेंट। तो रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स, एंड ऑकुरेंस के बेसिस पे नेचुरल और मैन मेड रिसोर्स, और डेवलपमेंट के बेसिस पे पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स। तो ये जितने भी रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है, उसको लाइन बाय लाइन समझते हैं, और क्या क्या चीज़ें वो सब समझते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। तो रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे क्लासीफाई देखते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स आर ऑल्सो नोन एज इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, उनको इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड आइदर नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट्स आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स। जो रिसोर्स या तो रिन्यू होते हैं नेचुरली, और या तो ह्यूमन एफर्ट से रिन्यू किए जाते हैं, उसको रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है। समझ रहे हो ना? फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, एयर एंड वाटर। जो से सोलर एनर्जी है, एयर है, वाटर है, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये सब या तो नेचुरली रिन्यू होते हैं, या तो ह्यूमन एफर्ट्स के रिन्यू किए जाते हैं। रिन्यू यानी कि फिर से ये सब रिकवर हो जाए, अगर ये एक्सप्लॉइट हो जाए तो। समझ रहे हो ना? तो सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्स आर ऑलवेज अवेलेबल एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो कुछ ऐसे रिसोर्स भी हैं जो हमेशा रिन्यूएबल रहते हैं और कभी भी अवेलेबल रहते हैं, और कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि ख़त्म नहीं होते ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। वैसे जो रिसोर्स उसका एग्जांपल है सोलर एंड विंड एनर्जी। ये जो सोलर एंड विंड एनर्जी है, ये ऐसे रिसोर्स है वो ह्यूमन एक्टिविटी से कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। द क्वालिटी ऑफ दिस रिसोर्स कैन बी अफेक्टेड बाय इम्प्रॉपर यूजेस। और इसका क्वालिटी अफेक्ट हो सकता है अगर इसको इम्प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए तो। समझ रहे हो ना? इसीलिए इसको एक प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो, ताकि ये एग्जॉस्ट नहीं हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। पर उससे पहले आप लोग रिन्यूएबल रिसोर्स का ये जो डेफिनेशन है वो लिख लीजिएगा। क्या? रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच इज रिन्यूड आइदर नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है ना? इसका जो डेफिनेशन इसको लिख लेना है। उसके बाद जो ये देखिए इमेज में है विंड मिल, जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक विंड मिल का फोटो दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म और रिन्यू आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो भी रिसोर्सेज है जो मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं रिन्यू होने के लिए, बहुत सारे साल पे साल 100 डिकेड्स 1 डेकेड लेते हैं रिन्यू होने के लिए, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बिकॉज दे कैन नॉट बी रिन्यूड। इसको रिन्यूड नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहा जाता है। जैसे एनर्जी रिसोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड अदर मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है रिसोर्सेज, ये सब एग्जाम्पल है किसके? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल है। समझ रहे हो ना? देयर इज अ कंसर्न अबाउट देयर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इन लोगों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ये रिसोर्स का हो रहा है, उसके लिए हमें कंसर्न करना चाहिए, क्योंकि दे आर अवेलेबल इन वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑन अर्थ सरफेस, एंड देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ सच रिसोर्स वुड रिजल्ट इन देयर एग्जॉस्टन। यानी ख़त्म हो सकते हैं ये रिसोर्स अगर हम उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में हमारे अर्थ सरफेस में प्रेजेंट है। And these resources have to be used very carefully, as complete exhaustion of this resource would have
एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो हमें इन रिसोर्स का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इन लोग का जो कंप्लीट यूटिलाइजेशन है ये हमारे फ्यूचर जनरेशन में एडवर्सली अफेक्ट करेगा। समझ रहे हो ना। सम ऑफ द मिनरल लाइक मेटालिक ओल गोल्ड सिल्वर आर रिसाइकेबल दीज मेटल्स में बी यूज अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। समझ रहे हो ना। तो जो सम ऑफ मिनरल्स जो है मेटेलिक ओर्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ये रिसाइकेबल है बिकॉज दीज मेटल्स में बी यूज अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। ये लोग को हम लोग आफ्टर प्रोसेसिंग करने के बाद अगेन एंड अगेन यूज किया जा सकता है। मगर जो रिसोर्स है जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हमें बहुत अच्छी तरीके से केयरफुली यूज करना होगा, ताकि इसका ओवर एक्सप्लोटेशन ना हो और हमारे फ्यूचर जनरेशन में एडवर्सली अफेक्ट ना करे। ठीक है ना। आप बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन में। तो उससे पहले देख लीजिएगा, रिन्यूएबल रिसोर्स को इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोलते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोलते हैं। यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल छूट गया, रिन्यूएबल ऐड कर लीजिएगा। ठीक है ना। वो देख लीजिएगा। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया बायोटिक रिसोर्स में और अबायोटिक रिसोर्स में। तो बायोटिक रिसोर्स उसको बोलते हैं जो रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। जो रिसोर्स बायोस्फीयर से ऑब्टेन किया जाता है और उसका जीवन होता है उसको बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया बर्ड, एनिमल, फिश, फॉरेस्ट्री, ये सबको बायोटिक रिसोर्स कहा जाता है। और द बायोटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड वेराइटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। दे हैव कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट। इनका कैपेसिटी होता है रिप्रोड्यूस करने का और रीजनरेट करने का। ऑल बायोटिक रिसोर्स आर रिन्यूएबल। सब बायोटिक रिसोर्स रिन्यूएबल होते हैं, बट सम टेक a longer period of time to be renew। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा वक्त लेते हैं रिन्यू होने में। फॉर एग्जाम्पल द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादा वक्त लेता है रिन्यू होने के में। ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर नॉन एज अबायोटिक रिसोर्सेज। तो जितने भी नॉन लिविंग रिसोर्स है उनको अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि हो गया लैंड, वाटर, मिनरल एक्सेट्रा। तो ये जो लैंड, वाटर, मिनरल है ये सब अबायोटिक रिसोर्स कहा जाता है क्योंकि ये नॉन लिविंग है। समझे। तो द अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल। तो जो अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो रिन्यूएबल नहीं होते हैं एक्सेप्ट वाटर। तो वो क्या होता है, वो इनएग्जॉस्टिबल होता है। समझ में आ रहा है। तो दीज रिसोर्सेज आर इन ग्रेट डिमांड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। तो ये रिसोर्सेज बहुत ग्रेट डिमांड में है क्योंकि इसका डेवलपमेंट है वेरियस इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन ओरिजिन में हम लोग देखा बायोटिक रिसोर्स में क्लासीफाई किया जाता है और अबायोटिक रिसोर्स में। तो बायोटिक रिसोर्स को बोलते हैं जिसमें बायोस्फीयर होता है और एंड हैव लाइफ होता है। और ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर टर्म्ड एज अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर, मिनरल एक्सेट्रा जो हमने देखा वो अबायोटिक रिसोर्सेज है। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑकुरेंस। तो ऑकुरेंस के बेसिस पे भी रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है, नेचुरल और मैन मेड। तो वही देखते हैं। रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम नेचर, जो रिसोर्सेज नेचर से अवेलेबल कि वो ह्यूमन अपना नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। समझ में आ रहा है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज वही उसी को बोलते हैं। तो मैनी ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज एग्जांपल वाटर आर इसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फॉर्म द बेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसेंशियल है ह्यूमन बींग के सर्वाइवल के लिए और ये कंट्री का बेस डेवलप करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो पिक्चर में वाटर है नेचुरल रिसोर्स और बिल्डिंग है मैन मेड रिसोर्स। तो बढ़ते हैं मैन मेड रिसोर्स को पढ़ते हैं। रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स आर नोन एज मैन मेड रिसोर्स। तो जो भी रिसोर्स है जो ह्यूमन बींग के द्वारा क्रिएट किए गए हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, जो ह्यूमन बींग का नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई, खुद का नीड्स एंड वांट्स को जो सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्स क्रिएट किए गए हैं उन्हीं को मैन मेड रिसोर्स कहा गया है। एग्जाम्पल रोड्स, बिल्डिंग, मशीन्स जितने भी है ये सब क्या है, मैन मेड रिसोर्सेस है। और दीज रिसोर्सेज आर इसेंशियल फॉर अस, ये रिसोर्स हमारे लिए एसेंशियल है बट दे आर ऑल्सो डेवलप फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। तो ये जो रिसोर्सेज है ये नेचुरल रिसोर्स से ही डेवलप किए गए हैं। तो द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ पीपल ऑफ अ कंट्री डिटरमाइन इट्स ह्यूमन रिसोर्स। जो क्वालिटी और क्वांटिटी है जो पीपल का, जो कंट्री का है, वही डिटरमाइन करता है उसके ह्यूमन रिसोर्स से। तो कैसे डिटरमाइन करता है? हेल्थ एंड वेल एजुकेटेड पीपल कंट्रीब्यूट टू देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटी इन अ पॉजिटिव वे।
क्योंकि जो हेल्दी है और वेल एजुकेटेड पीपल है वो अपनी सोसाइटी को पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए ये कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट में हिस्सेदारी और ह्यूमन रिसोर्स एज ए ह्यूमन रिसोर्स कंट्री को डेवलप करते हैं। बट माइनॉरिस्ट एंड इलिटरेट पीपल, जो इलिटरेट पीपल होते हैं, ऑन द अदर हैंड कैन नॉट कंट्रीब्यूट मच टू देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटी, वो ज़्यादा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स आर वेल डेवलप इन जापान। तो अब जानते हो कि ह्यूमन रिसोर्स है जो सबसे ज़्यादा डेवलप जापान है, क्योंकि वहाँ के जो पीपल है वो स्किल्ड है और टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है वो लोग, समझे। और अफ्रीकन नेशंस इंस्पाइट ऑफ बीइंग रिच इन रिसोर्स, तो अफ्रीकन नेशंस में रिसोर्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मगर वो आर रेस्ट डेवलप एज मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनस्किल्ड एंड लिटरेट। बिकॉज जो अफ्रीकन लोग हैं नेशन में, उनमें रिसोर्सेज तो बहुत भर भर के, पर जो उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत लेस हो रहा है। कंट्री का डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ के पीपल अनस्किल्ड है और इलिटरेट है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो ह्यूमन एज अ रिसोर्स वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट में। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो अब क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के लिए, तो चलिए चलते हैं। अवेलेबल रिसोर्स इन अ कंट्री विच आर नॉट फुली टैप्ड आर नॉन एज पोटेंशियल रिसोर्स। तो जो भी रिसोर्स कंट्री में अवेलेबल है, जो फुली टैप्ड यानी क्या समझे, उपयोग में नहीं आया है, मगर उसका पोटेंशियल है कि उसका उपयोग किया जा सकता है फ्यूचर की जनरेशन में, मगर उसका टेक्नोलॉजी नहीं है, उतना एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल्स नहीं है कि उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज किया जा सके, उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। समझ में आ रहा है ना? तो अवेलेबल रिसोर्स इन अ कंट्री विच आर नॉट फुली टैप्ड आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्स। जो रिसोर्स अभी करंटली उपयोग में नहीं है लेकिन उसका पोटेंशियल हो यूज हो सकता है, इसीलिए को पोटेंशियल रिसोर्स कहा जाता है। A preliminary assessment by the US Geological Survey suggests that the Arctic seabed may hold as much as 25% of undiscovered oil and natural gas reserve। तो जो यूएस जो जियोलॉजिकल सर्वे सजेस्ट क्या करता है कि जो आर्टिक सी बेड है ना, आर्टिक का जो सी बेड है उसमें 25% ऑफ वर्ल्ड्स अनडिस्कवर्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस वहाँ पर रिजर्व है। वो उसका पोटेंशियल है कि हम उसका यूज करके अपना उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करके हम अपना नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर वो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल नहीं है। समझ रहे हो ना? दैट्स द रीज़न बिहाइंड दैट। सो बाय वन एस्टिमेट, और एक और है जिसमें 400 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल 400 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल माइट लाई बेनथ द आर्टिक सी बेड। तो आर्टिक सी बेड के बेड में 400 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल्स वहाँ हो सकता है। समझ रहे हो ना? और एक जो एस्टिमेट किया था एक जन, उसके हिसाब से तो 25% ऑफ वर्ल्ड अनडिस्कवर्ड ऑयल वहाँ पर है, पर हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। दैट्स द रीज़न। तो आप देखते हैं एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है। तो द एक्चुअल रिसोर्स ऑफ अ कंट्री आर दोज रिसोर्स which have been thoroughly surveyed and their quantities have been ascertained। यानी कि जो जो रिसोर्स है जिसको हम थोड़ी सर्वेड कर चुके हैं और जिसका क्वांटिटी क्वालिटी एस्टिमेट हो चुका है और वो अभी यूज में करंटली यूज पे है, यूज पे है, जैसे कि हो गया कोल, वाटर और मिनरल्स वगैरह जो भी है जो यूज में है। समझ में आ रहे हैं ना? दोज दैट हैव बीन सर्वेड हो चुका है और देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिटरमाइंड एंड आर currently being reused are called actual resource। ठीक है ना? The exploration, development and utilization of actual resource वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी अवेलेबल, जो अभी का हमारा जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है उसका एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट और उसका यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया हैज़ 25% ऑफ वर्ल्ड वाइड रिजर्व, जो अभी करंटली यूज हो रहा है रिसोर्स, जिससे कि सऊदी अरेबिया के पास 25.9% ऑफ ऑयल रिजर्व अभी एक्चुअल उसके पास मौजूद है। तो अब बढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन की ओर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट, यानी ऐसा डेवलपमेंट जिसमें इन्वायरमेंट का बिना डैमेज किए इन्वायरमेंट का जो डेवलपमेंट हो सके, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इट्स मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो जो नीड्स है एंड वांट्स है अभी प्रेजेंट का जनरेशन का, उसका ख्याल रखते हुए और उस बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए फ्यूचर जनरेशन का जो नीड्स है उसको भी सेटिस्फाई हो सके, और जो
रिसोर्स जो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में मिला है वो आज भी यूज कर सके, प्रेजेंट भी और फ्यूचर में भी उसका यूज कर सके, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग आवर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयरफॉर रिसोर्स शुड बी यूटिलाइज जुडिशियली, इसीलिए हम लोग को रिसोर्स यूटिलाइज करना चाहिए जुडिशियली, सो दैट आफ्टर फुलफिलिंग आवर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट दे आर ऑल्सो कंजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो जो है हमारे जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट का फुलफिल किया जा सके और उससे फ्यूचर जनरेशन का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी कंजर्व किया जा सके। तो मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन द सप्लाई, ओवर यूज ऑफ मैनी वैल्यूएबल रिसोर्स हैज़ लेड टू देयर डिग्रेडेशन इन क्वालिटी। तो जो हमारे को जो है रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करना पड़ेगा, समझे, और जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, तो ओवर यूटिलाइजेशन वो डिग्रेडेशन ऑफ देयर क्वालिटी और क्वांटिटी में भी डिग्रेडेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सॉइल, लैंड, वाटर रिसोर्सेज, तो जो सॉइल, लैंड और वाटर रिसोर्सेज है इनका यूज और यूटिलाइजेशन हमें बहुत अच्छी तरीके से करना होगा ताकि ये इसका डिग्रेडेशन इसकी क्वालिटी में अफेक्ट ना पड़े और जो है डेवलपमेंट इन रिसोर्स का हो अभी भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व किया जा सके। देयरफॉर इट इज़ इसेंशियल दैट वी यूज ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज जुडिशियली, हम लोग यूज करना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिप्लीशन हो रहा है उसको मिनिमाइज करना है और कंजर्व द और वेरिड स्पेसीज को भी कंजर्व करना है ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज में आ सके। समझ में आया? इसलिए रिसोर्स का भी यूटिलाइजेशन बहुत जुडिशियली और मिनिमम और बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए काम में आ सके एंड विदाउट डैमेजिंग आवर इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आया? तो ये पूरा कहानी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे नेक्स्ट पैरा में। द यूज ऑफ रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो जो यूज है रिसोर्सेज का वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वेरी करता है ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड स्किल ह्यूमन रिसोर्स। तो क्यों वेरी करता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से और जो स्किल ह्यूमन रिसोर्स है उसके वजह से। द डेवलप्ड कंट्री लाइक यूनाइटेड किंगडम और यूएसए मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो जो यूएसए और यूके जैसे कंट्री हैं वो रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज करते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व कर सकें और भी और ऐसा यूज करते हैं कि वो जो डिप्लीशन हो रिसोर्स का वो बहुत मिनिमम किया जा सके। पर जो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं किससे? डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया का उतना ह्यूमन जो रिसोर्स है वो उतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है इंडिया जितना कि यूके एंड यूएसए है, इसलिए यूके और यूएसए जो है ना वो बहुत बेहतर तरीके से रिसोर्सेज का यूज करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज हाईली अनइवन, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रिसोर्सेज का इस वर्ल्ड में वो बहुत अनइवन तरीके से हुआ था, या फिर कहीं पर रिसोर्स ज़्यादा है, कहीं पर रिसोर्स कम है, समझे। तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज रिजल्टेड इन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक कारण है कि अगर रैपिड ग्रोथ होगा पॉपुलेशन का उसके कारण क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन होगा। इसके कारण क्या होगा? दिस हैज लेड टू ड्रास्टिक डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसकी वजह से ड्रास्टिक डिप्लीशन यानी कि जो रिसोर्स है वो खत्म होगा और डिग्रेडेशन भी हो जाएगा उसका नेचुरल रिसोर्सेज का। फॉर एग्जाम्पल ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल हैज रिजल्टेड इन द डिप्लीशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो जो अगर हम लोग ओवर यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेज का तो उसका रिसोर्स जो सॉइल है तो उसका डिप्लीशन क्या होगा? उसका फर्टिलिटी ऑफ सॉइल में अफेक्ट कर जाएगा, समझे, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दस देयर इज अ अर्जेंट नीड टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स प्लानिंग। इसीलिए हमें अर्जेंटली मेंटेन करना है बैलेंस किसी से बीच, पॉपुलेशन के बीच और रिसोर्स प्लानिंग के बीच में एंड कंजर्वेशन के बीच में। समझ में आ रहा है ना? इसलिए रिसोर्सेज शुड बी यूज जुडिशियली, इसीलिए रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज किया जाना चाहिए, अदरवाइज मैनकाइंड विल हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आपको डायरेक्ट झेलना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? मैनकाइंड को झेलना पड़ेगा, जो हमारे वर्ल्ड के पीपल हैं उनको झेलना पड़ेगा। ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स देयर हैज़ बीन अ ट्रीमेंडियस इंक्रीज इन concern for the conservation and management resource as they are rapidly depletion and need to be conserved। तो ओवर लास्ट फ्यू डिकेड्स में जो है ट्रीमेंडस इंक्रीज हुआ है किसमें? कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स में। एज दे आर वो बहुत जल्दी क्यों कंसर्न इंक्रीज हुआ है? क्योंकि वो बहुत जल्दी डिप्लीशन में जा रहे थे, बहुत जल्दी रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा था, इसीलिए हमें उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। नीड टू बी कंजर्व।
कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का हम लोग सस्टेनेबल तरीके से और ऑप्टिमम तरीके से जो यूटिलाइज करें रिसोर्स का, तो उसको कंजर्वेशन बोलते हैं। वी मस्ट रियलाइज दैट नेचर एंड इट्स रिसोर्स आर नॉट मरली आवर्स। हमें ये रियलाइज करना होगा कि जो नेचर है उसका रिसोर्स है वो हमारा नहीं है, वो प्राकृतिक का है। दे ऑल्सो बिलोंग टू फ्यूचर जनरेशन, तो वो फ्यूचर जनरेशन को भी बिलोंग करता है। हमें उस रिसोर्स को ऑप्टिमम तरीके से यूज करना पड़ेगा। Thus, it is necessary to use the resource more efficient and reduce wastage। तो ये नेसेसरी हो जाता है हम लोग के लिए कि हम लोग रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंट तरीके से और उसका रिड्यूस वेस्टेज को रिड्यूस करके हम लोग यूज करें। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ उससे ह्यूमन स्किल एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इज एसेंशियल हो गया है, क्योंकि ह्यूमन स्किल और पॉपुलेशन को अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं तभी हम लोग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स को गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें रिसोर्सेज को एफिशिएंट और रेड्यूस वेस्टेज तरीके से यूज़ करना होगा। और डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ गया है तो उसके कारण हमें ह्यूमन स्किल्स और पॉपुलेशन को कंट्रोल करके चलना होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पाने के लिए। तो वी हैव टू क्रिएट सस्टेनेबल कम्युनिटी फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट। तो हमें एक सस्टेनेबल कम्युनिटी बनाना होगा। किस लिए बनाना होगा? क्योंकि जो लाइफ है प्लैनेट में उसको सस्टेन किया जा सके। एल्स द अदर इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी डिस्टर्ब। अगर नहीं करते हैं तो हमारा जो दूसरा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आवर अर्थ इज द ओनली हैबिटेड प्लैनेट। हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो उसमें प्राकृतिक और रिसोर्सेज से भरा हुआ है और जीवन यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है ना। सो स्प्रेड अवेयरनेस फॉर सेविंग अर्थ फ्रॉम फर्दर डिटोरियोरेशन। सो वी हैव टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर सेविंग अर्थ फ्रॉम फर्दर डिटोरियोरेशन। जो फर्दर डिप्लीशन है उससे बचाने के लिए हमें अर्थ को अपने आप को अवेयरनेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें अर्थ को बचाना है। तो फॉलोज 5R यानी कि रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज और रीथिंक। ये इंपॉर्टेंट, ये अंडरलाइन कर लेना और लिख भी लेना। तो 5R को फॉलो करना है, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज और रीथिंक को। इससे हमें अपने अर्थ को फर्दर डिप्लीशन से और डिटोरियोरेशन से बचाना है। यूज़ द रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द नीड। तो हमें यूज़ करना है रिसोर्स अकॉर्डिंग टू उसका ज़रूरत के हिसाब से, नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रीड। तो लालच के नज़र से हमें रिसोर्स को डिप्लीशन नहीं करना है। और केयर फॉर नेचर, इट विल केयर फॉर यू। तुम्हें अब नेचर को केयर करना है तभी नेचर तुम्हारा केयर करेगा। दैट्स द ऑल फॉर इट। और ये चैप्टर अभी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। एंड इफ़ यू like my lecture, just comment it out what you learn from it. That's give me motivation for uploading lectures regularly. और आप at last I will say जय हिंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।